हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ महीने पहले जब मार्केट अच्छा खासा गिर रहा था, तभी एक भी आईपीओ नहीं आया। अगर आए भी तो शायद एक या दो आईपीओ आए होंगे। मैं मेन बोर्ड आईपीओ की बात कर रहा हूँ। एसएमई आईपीओ तो फिर भी चलो आते जाते रहते हैं, बट मेन बोर्ड आईपीओ अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम थे। एक या दो थे, शायद उससे ज़्यादा थे ही नहीं। मैंने क्योंकि मुझे याद है मैंने आईपीओ एनालिसिस वीडियो करा था, और उसके बाद 2-2.5 महीने का गैप था। उसके बाद मैंने कहीं ना कहीं जब आईपीओ फिर से आए, तब जाके मैंने आईपीओ के एनालिसिस वाले वीडियो डाले थे। अब ये कैसे हुआ कि जब मार्केट में थोड़ी बहुत भी रिकवरी आ जाती है, या फिर मार्केट में एक वापस एक पुल बैक आके एक नया मोमेंटम चालू होता है बुलिश साइड के लिए, तब कहीं ना कहीं वापस सारी कंपनीज अपने आईपीओ लेके आ जाती थी। क्योंकि वो क्या कहते हैं, सब लोग मतलब बाय कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है मार्केट में, तो कहीं ना कहीं आईपीओ सब्सक्राइब हो जाएंगे। उसके मद्देनज़र रखते हुए ज़्यादातर कंपनीज बुलिश मार्केट में आईपीओ लाने का सोचती है। ठीक है, लेकिन अभी जब ऐसे आईपीओ आते हैं, इतने सारे आईपीओ आते हैं, तो उसके अंदर है ना काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज भी रहती है जो इन्वेस्टेबल नहीं होती है। जब मैं कहता हूँ इन्वेस्टेबल नहीं होती है, उसका सिंपल मतलब यही होता है कि या तो कंपनी लॉस मेकिंग है, या तो इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, या तो फिर ओवरऑल किधर भी ना कंपनी में ना इंडस्ट्री में किधर भी ग्रोथ नहीं है, या तो फिर ये जो सेक्टर है वो अभी मतलब उसके अंदर अभी इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं है। मतलब हम लोग को इन फ्यूचर शायद उसके अंदर कुछ अपॉर्चुनिटी दिख सकती है, बट अभी फ़िलहाल कुछ इतना ज़्यादा उसके ऊपर इन्वेस्टेबल लाइक का कुछ वो सेक्टर या इंडस्ट्री नहीं है। तो ऐसा ही एक और एक आईपीओ आया हुआ है जिसका नाम है एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड। अभी ये कंपनी में तो मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। मैं आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में ही बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि इसके अंदर मैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें बताऊँगा, या मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बाय द वे, मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। ये मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ कि मुझे क्यों ये कंपनी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। तो चलिए गाइज, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स, और इस वीडियो में हम लोग करेंगे एरिस इंफ्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। बाय द वे गाइज, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, नोटिफिकेशन की घंटी ज़रूर दबा देना, साथ ही साथ कमेंट करके बताना कि क्या आप इस आईपीओ में आप अप्लाई करने वाले हो, नहीं करने वाले हो, या फिर आप लोगों को कोई और सजेशंस देने होंगे कि कोई दूसरे टाइप के वीडियोस चाहिए, तो आप वो भी ज़रूर सजेस्ट कर सकते हो कमेंट में। और साथ ही साथ अगर आप अप्लाई कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आपका कोई यार मित्र है, कोई रिलेटिव्स है, उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ताकि वो बंदा भी अपना डिसीजन सोच समझ के ले सके। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के वीडियो शुरू कर लेते फाइनली। तो चलिए, अगर सबसे पहले हम लोग अगर आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं, तो 18 जून से आईपीओ शुरू होगा, 20 तारीख तक चलेगा। अलॉटमेंट होगी 23 तारीख को, और 24 तारीख को जिस जिसको अलॉटमेंट मिला है उसके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, जिस जिसको नहीं मिला है उसको रिफंड आ जाएगा। 25 तारीख को स्टॉक एक्सचेंज पे स्टॉक लिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फेस वैल्यू की, तो 2 रुपये की फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड है 210 से लेके 222 तक का प्राइस बैंड है। अगर अप्लाई करेंगे तो 222 पर ही अप्लाई करेंगे, या तो फिर जो कट ऑफ प्राइस है उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप 221 के ऊपर भी अप्लाई करोगे तो 99% पॉसिबिलिटी है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, और ये सिर्फ ये आईपीओ नहीं, कोई भी आईपीओ में ऐसा ही होता है। 67 शेयर्स का एक लॉट मिला है, तो आप एक लॉट के लिए अप्लाई करोगे तो 67 शेयर्स मिलेंगे मोटा मोटी। ठीक है, 500 करोड़ के आईपीओ है ये, और इसके अंदर अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा 100% ये पैसा कंपनी के पास जाएगा। फ्रेश इशू है, तो ये कहीं ना कहीं डेफिनेटली एक अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, अभी अगर हम लोग कोटा की बात कर लेते हैं, तो 75% मिला है क्यूआईबी को, 10% मिला है रिटेल को, और 15% मिला है एचएनआई को। जब भी ऐसा ये होता है इन्वेस्टर कोटा, तो समझ जाने का, जिसके अंदर रिटेल को सिर्फ 10% मिल रहा है, तो समझ जाने का इसमें दो ही चीज़ हो सकती है, या तो कंपनी लॉस मेकिंग है, या तो सेबी की गाइडलाइंस मेट नहीं हुई है। तो इसके ऊपर तो मैंने ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रिसर्च करा था, और ये ऑब्वियसली लॉस मेकिंग कंपनी है, तो कहीं ना कहीं इसीलिए ही 10% रिटेल वालों को मिला है। तो रिटेल कैटेगरी के हिसाब से आप मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हो 2 लाख के नीचे के एप्लीकेशन के लिए। जैसे ही आपकी एप्लीकेशन 2 लाख के ऊपर की आ जाएगी, तो वैसे ही आप एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। रिटेल कैटेगरी, एचएनआई कैटेगरी, दोनों के लिए आपको कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होता है, ना ही कोई भी आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना रहता है। आप नॉर्मली उसको अप्लाई कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते तो 51%, 51.67% अभी है प्रमोटर के पास, बट आईपीओ आने के बाद 37.50% हो जाएगा।
तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगता है, मतलब ये इसको मैं इतना ज़्यादा मेजर नेगेटिव पॉइंट कंसिडर नहीं करता हूँ इन जनरल, बट इसमें कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग है और उसके ऊपर प्रमोटर्स भी अपना जो शेयर्स है वो मतलब जो है वो डाइल्यूट कर रहे हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं वैसा है ना कि प्रमोटर खुद भी मतलब प्रमोटर के पास ज़्यादा कंपनी बची नहीं है और ऑलरेडी कंपनी लॉस मेकिंग है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट दिख जाता है। ठीक है, अभी अगर हम लोग कुछ और डिटेल्स की बात करेंगे, सबसे पहले तो मैं इधर आप लोगों को बता देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर कंपनी सिर्फ 2021 में, मतलब 4 साल पुरानी कंपनी 2021 में इनकॉर्पोरेट हुई है। और मैं इसको फंडामेंटल्स भी आपको लोगों को डेफिनेटली दिखाऊंगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्यों मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है कंपनी। अब ये कंपनी का बेसिक काम क्या है, कंपनी क्या करती है, लोगों ने एक मॉडर्न प्लेटफॉर्म बनाया है जो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए जो भी मटेरियल्स वो लोग को चाहिए रहते हैं वो इजीली मैनेज कर मतलब इजीली खरीदने के लिए, और वो लोग का जो भी फाइनेंसेस है वो मैनेज करने के लिए वो लोग का एक प्लेटफॉर्म लोग ने बेसिकली डिज़ाइन करा है। तो जिससे हम लोग को समझ में आता है ये B2B बिजनेस में है। ठीक है, और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी बेसिकली इन द एक्सपांडिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मार्केट। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, डिजिटाइजिंग एंड सिंप्लीफाइजिंग द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, डिलीवरिंग एन एफिशिएंट एंड टू एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। ठीक है, ये लोग का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करेंगे तो GI पाइप्स है, MS वायर है, MS TMT बार, ये सब स्टील में आ गए, और OPC बल्क सीमेंट में आ गए, और भी मोर प्रोडक्ट्स है जो ये लोग ने लिस्ट नहीं करा है यहाँ पर। ठीक है, कुछ और डिटेल्स की बात कर लेंगे तो अप्रैल 2021 से मार्च 2024 तक ये लोग ने 10.35 मिलियन मेट्रिक टन का जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो सप्लाई किया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पर जो एग्रीगेट्स होता है, रेडी मिक्स कंक्रीट होता है, स्टील, सीमेंट, कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, वॉलिंग सॉल्यूशंस, ये सब ये लोग ने किया है। लगभग 1500 के आसपास, 1450 वेंडर्स के थ्रू 2133 कस्टमर को ये लोग ने डिलीवर करा है, सर्व करा है 963 पिन कोड्स में। ठीक है, कौन सी सिटीज़ में ये लोग ने डिलीवर करे लोग के प्रोडक्ट्स, मुंबई में जो कि महाराष्ट्र में है, बेंगलोर में जो कि कर्नाटक में है, और चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये 3 सिटीज़ में ये लोग का मेजर कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी अगर ये लोग के क्लाइंट्स की बात करेंगे, ये लोग के क्लाइंट कौन कौन है, कैपेसाइट्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, जय कुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, एफकन्स इंफ्रास्ट्रक्चर, EMS लिमिटेड, SP सिंगला कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड एंड मोर। अभी इसके अंदर से कुछ कुछ तो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है, तो डेफिनेटली ये लोग के जो क्लाइंट्स है वो तो बड़े बड़े क्लाइंट्स है। ठीक है, ये बात तो माननी होगी। एरिस यूनिट एंड रिसोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, ये लोग की एक और एक सब्सिडरी कंपनी जो क्या करती है, वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइड करती है किसको, रियल एस्टेट डेवलपर्स को, जो भी बिल्डिंग जो बनाते हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स, वो लोग को क्या करने में मदद करती है, एडवाइजरी के लिए मदद करती है, कंसल्टेंसी के लिए मदद करती है, मार्केटिंग एंड सेल सपोर्ट के लिए लोग के लिए मदद करती है, रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए। ये लोग की सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ पर ये लोग ने कंपनी की स्ट्रेंथ बताया है, लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी टू ट्रांसफॉर्म द सप्लाई चेन फॉर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। ठीक है, तो लोग ने बताया वेल पोजिशन टू कैपिटलाइज on significant market opportunities, growing third-party manufactured construction materials, strong network effect in ensuring long-term strategic benefits, technology-enabled comprehensive credit risk analysis framework for operational efficiency, और उसके बाद led by promoters and supported by experienced professional team। ठीक है, अभी देखिए जो भी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ होती है ना, मुझे देखो ये होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ये जो भी हम लोग ने कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ पढ़ा ना, 2 तरीके के एनालिसिस होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, अगर बाय द वे आप लोगों को इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जल्दी ही लेके आ जाऊँगा। तो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, इसके ऊपर सिर्फ आप मतलब आप खुद एक सोच के मतलब आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना के आप इसके ऊपर एनालिसिस कर सकते हो। बट जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है वो सबके लिए सेम ही होता है, क्योंकि वो नंबर्स में होता है, करेक्ट। उसको देख के हम लोग एनालिसिस करते हैं। अभी अगर हम लोग यहाँ पर कंपनी के फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पर फुल ईयर, फुल ईयर, फुल ईयर, और यहाँ पर 3 क्वार्टर है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो सब एक्सक्यूज मी, सबसे पहले एसेट्स की बात करेंगे तो 334 करोड़ के एसेट्स है, बढ़कर लगभग 400 करोड़ हो गए, फिर 500 करोड़ के आसपास, और अभी ऑलमोस्ट 600 करोड़ है। तो डेफिनेटली एसेट्स में हर साल 50-100 करोड़ का जंप तो डेफिनेटली आ रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो पहले 450 करोड़ था, फिर 750 करोड़ हो गया, उसके बाद 702 करोड़ हो गए, 50 करोड़ का डिप आया, और अभी 560 करोड़ है 3 क्वार्टर में। यानी कि मोटा मोटी ये लोग एक क्वार्टर में 187 करोड़ के आसपास का ये लोग रेवेन्यू कमा रहे हैं। अगर उस हिसाब से देखेंगे तो 720 करोड़ के आसपास का ये लोग का रेवेन्यू रहेगा। बट जो भी है, अगर 750 भी पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर से रेवेन्यू फ्लैट होते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करेंगे तो पहले साल -6.5 करोड़, दूसरे साल -15
करोड़, फिर तीसरे साल माइनस 17.5 करोड़ या 17.25 करोड़, अभी 6.5 करोड़ पॉजिटिव में है। तो ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव सी बात है, क्योंकि मैं इसको कहीं ना कहीं प्री रेवेन्यू ही कंसिडर करूंगा। आप पिछले 3-4 साल मार्केट में हो और आप 6.5 करोड़ प्रॉफिट कमा रहे हो, तो मतलब वो मोटा मोटी प्री रेवेन्यू ही कंसिडर होगा। और अभी तक तो ये पूरा साल ख़त्म भी नहीं हुआ है। अगर जब ख़त्म होने तक, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग को जब ईयर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, तो उसमें जो भी आपके पुराने इंटरेस्ट वो सब होते हैं वो सब भी देने होंगे। अगर कोई भी ईएमआई आपकी लोन उनकी चुक गई होगी तो वो सब भी देने होंगे, करेक्ट। तो ये प्रॉफिट ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि लास्ट क्वार्टर में लोग का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। ठीक है। अभी रिजर्व्स की बात कर लेंगे तो -6 करोड़, फिर -41 करोड़, प्लस 140 करोड़, प्लस 141 करोड़। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ से यहाँ रिजर्व्स नेगेटिव से पॉजिटिव पे आ गए, बट यहाँ पर फिर ग्रोथ नहीं आई है। 1 करोड़ की ग्रोथ को मैं बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं कंसिडर करूँगा। बोरोइंग्स की बात करेंगे तो 150 करोड़ के बोरोइंग्स थे, बढ़कर 220 हो गए, फिर बढ़कर 275 के आसपास हो गए, और अभी 320 है। तो आप देखो कि बोरोइंग्स यहाँ से यहाँ में डबल हो गई है। तो ये डेफिनेटली एक और एक नेगेटिव पॉइंट है। तो आप देखोगे रिजर्व्स नेगेटिव है, बोरोइंग्स नेगेटिव है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेगेटिव है, रेवेन्यू नेगेटिव है, सिर्फ अच्छी बात एसेट्स है। तो पिछले जो भी हम लोग ने 5 पैरामीटर डिस्कस करे उसमें से 4 पे तो लोग का नेगेटिव परफॉर्मेंस आ रहा है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग सी बात है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कंपनी 1800 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी कंसिडर होगी। ठीक है। तो डेफिनेटली स्मॉल कैप कंपनी में ऐसे थोड़े बहुत फंडामेंटल्स होते हैं, लेकिन ये मुझे इतने ज़्यादा मतलब इन्वेस्टेबल तो फिर भी नहीं है, क्योंकि मतलब मैंने काफ़ी सारी स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करा है, ऐसा नहीं कि नहीं करा है, बट उसके भी फंडामेंटल्स मुझे एटलीस्ट कहीं ना कहीं ठीक ठाक लगते हैं, तब जाके मैं इन्वेस्ट करता हूँ। मैं कोई भी स्मॉल कैप या इनफैक्ट कोई भी लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट नहीं कर लेता हूँ डायरेक्टली। मुझे फंडामेंटल्स एटलीस्ट थोड़े बहुत तो प्रॉमिसिंग लगने चाहिए, तब मैं जाके इन्वेस्ट करता हूँ, और ये मुझे बिल्कुल भी प्रॉमिसिंग तो नहीं लग रहे हैं। डेट टू इक्विटी की बात करेंगे तो 1.45 का है, क्योंकि ये लोग ने यहाँ तक का डेटा मेजर करा है। आप देखोगे March 31, 2024, अगर यहाँ तक का डेटा अगर मेजर करते तो ये 2.5 के आसपास होना चाहिए था। प्राइस टू बुक वैल्यू 8.61 का है, ठीक ठाक है, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। ईपीएस और पीई रेशियो आप सोचते रहोगे नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर March 31, 2024 तक का ये केपीआई है, तो उधर तक तो आप लोग ने प्रॉफिट ही नहीं कमाया था। ठीक है। पी पीई रेशियो और ईपीएस रेशियो के लिए आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों रेशियो सही से काम करेंगे। बाय द वे पीई रेशियो और पीबी रेशियो दोनों के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, आप वो चैनल पे जाके देख सकते हो, समझ में आ जाएगा कि क्यों ये मेट्रिक का मतलब इतने इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। ठीक है। तो अभी तक तो बेसिकली आप लोगों को समझ ही गया होगा कि कंपनी में फ़िलहाल इन्वेस्टेबल नहीं है, और जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, जो लोग मेरे आईपीओ एनालिसिस वाले वीडियो रेगुलरली देखते हैं, वो लोगों को पता होगा कि मैं हमेशा कोई भी आईपीओ में अगर इन्वेस्ट करने का सोचता हूँ तो मैं एटलीस्ट 2-4 साल 5 साल के हिसाब से सोचता हूँ, सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेंस के हिसाब से मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। ठीक है। अभी अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं कि क्यों पैसे उठा रहे हैं ये लोग, तो अच्छी बात ये है कि ये लोग पैसे उठा रहे हैं कहीं ना कहीं रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करने का ये लोग का जो बोरोइंग्स है, और फिर उसके बाद वर्किंग कैपिटल के लिए भी ये लोग के पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए भी ये लोग पैसे उठा रहे हैं। साथ ही साथ ये लोग की बिल्ड मैक्स इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, उसके वर्किंग कैपिटल के लिए भी ये लोग को कुछ पैसे चाहिए। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस को हम लोग निकाल लेते हैं, और यहाँ पर है अनआइडेंटिफाइड इनऑर्गेनिक एक्विजिशन। तो ये कहीं ना कहीं मुझे बात पल्ले नहीं पड़ रही है कि आप ये सोच रहे हो कि आपको एक्विजिशन करना है, बट आपकी कंपनी ऑलरेडी लॉस मेकिंग है। अभी आपके पास 650 करोड़ का कुछ प्रॉफिट आया है, सॉरी 6.5 करोड़ का प्रॉफिट आया है, 322 करोड़ का आपके पास बोरिंग्स है। आप डेफिनेटली सोच रहे हो कि 150-200 करोड़ आप बोरिंग्स में निकाल लोगे। आपके पास वर्किंग कैपिटल भी नहीं है, दूसरी सब्सिडरी कंपनी के लिए भी वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए, उसके बाद आप एक्विजिशन भी सोच रहे हो। देखो, जब भी कंपनी ग्रोइंग करनी, मतलब कोई भी कंपनी को अगर एक्वायर करके ग्रो करना है, उसके अंदर कुछ बुरी बात नहीं है, लेकिन आपका जो फंडामेंटल्स है वो ही स्टेबल नहीं है। अगर चलो मान लो, अगर फॉर एग्जांपल ये अगर मैं इस चीज़ को साइड में भी रख दूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, बट आपका जो रेवेन्यू है वहीं पर भी ग्रोथ नहीं आ रहा है ना। अगर मान लो कि यहाँ पर 750 करोड़ है, यहाँ पर कम से कम 850 करोड़ तो हो, यहाँ पर 1000 करोड़ के आसपास तो हो, तब जाके वो एटलीस्ट होएगा कि चलो रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिट तो बाद में कवर अप हो जाएगा। आपका रिजर्व्स भी ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऊपर से बोरोइंग्स तो भाई डबल हो गई है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ये एक ट्रिकी सिचुएशन आ जाती है, और ऐसी सिचुएशन में मुझे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है कि जहाँ पर मेरे पैसे अटके और मैं दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ अगर मेरे सामने है तो भी मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैं अपना लॉस बुक करूँ। तो डेफिनेटली जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मैं तो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। कंपनी की अगर आपको स्ट्रेंथ या वीकनेस की बात अगर कुछ करना है, तो
स्ट्रेंथ तो यही है कि डेफिनेटली ये लोग का जो ये बिजनेस मॉडल है वो कहीं ना कहीं अच्छा है डेफिनेटली, क्योंकि ये लोग टेक्नोलॉजी के थ्रू ये लोग जो मटेरियल्स जो सप्लाई करना है बिल्डर्स को, जो ये लोग ने कंसल्टेंसी एडवाइजरी सेल सपोर्ट सब करे, वो सब डेफिनेटली अच्छा है। और ये लोग के पास क्लाइंट्स भी बड़े बड़े हैं, तो ऑर्डर बुक कहीं ना कहीं तो भरी हुई रहेगी। अभी अब नेगेटिव पॉइंट क्या है, तो आप देखोगे यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर से भी अगर साढ़े छः करोड़ के आसपास का अगर मैं पकड़ूँ और 600 करोड़ के लगभग के आसपास का रेवेन्यू है, तो 1-1.5% का ये लोग का प्रॉफिट मार्जिन है, जिसके ऊपर सर्वाइव करना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है। ये लोग को प्रॉफिट मार्जिन तेज़ी से बढ़ाना पड़ेगा। 1-1.5-2% पे कुछ नहीं होगा। बी टू बी बिजनेस पे मिनिमम 4 से 6% का प्रॉफिट मार्जिन तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर कोई भी आपके जो भी बड़े बड़े क्लाइंट है, अगर वो बड़े क्लाइंट में से कोई एक दो क्लाइंट ने भी अगर आपके साथ बिजनेस रोक दिया, कॉन्ट्रैक्ट रोक दिया, तो आपका रेवेन्यू में और प्रॉफिट में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाएगी। ठीक है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जैसा अगर आप लोगों ने यहाँ पर देखा होगा कि ये लोग मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई में ही ज़्यादा ये लोग ने भी फिलहाल फोकस किया है, जिस हिसाब से देखते हुए लग रहा है, क्योंकि 2133 कस्टमर को आप लोग ने बेच मतलब सप्लाई किया, और सिर्फ 3 ही सिटीज़ का अगर आप नाम डाल रहे हो, अगर उससे ज़्यादा सिटीज़ है तो उसका भी नाम इंक्लूड करना चाहिए था मेरे हिसाब से। बट चलो, अगर 3 ही सिटीज़ में करा है कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बड़ी बड़ी सिटीज़ है। लेकिन अगर तीनों सिटी में कोई भी एक दो सिटी में अगर हाउसिंग मार्केट या जो भी डेवलपमेंट अगर कुछ टाइम के लिए रुक गया, ठीक है, कुछ भी अगर उधर इश्यूज आ गए, नेचुरल क्लैमिटीज़ आ गए या कुछ भी पॉलिटिकल इश्यूज आ गए, 1-2 साल के लिए या 6-8 महीने के लिए भी अगर उधर रुक गया, तो आपका अगेन रेवेन्यू में बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन आ जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं एक और एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। आप एक जगह पर ओवर एक्सपोज नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर लग रही है। बाय द वे, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि मैं तो बिल्कुल भी एनालिसिस मैं तो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आपको क्या लगता है कि कंपनी इवेंचुअली प्रॉफिटेबल हो सकती है, नहीं हो सकती है। मतलब प्रॉफिटेबल तो 6.5 करोड़ है, बट वो कहीं ना कहीं प्री रेवेन्यू ही मैं कंसिडर करूँगा। बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि मैं अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ तो मैं इन फ्यूचर कभी नहीं करूँगा। 3-4 क्वार्टर देख के, 2-3 क्वार्टर देख के अगर मुझे यहाँ पर ट्रेंड कहीं ना कहीं रिवर्स लगेगा, उसका टर्न अराउंड लगेगा कंपनी में, तो डेफिनेटली मैं सोच सकता हूँ कि मैं इन फ्यूचर इसका लिस्ट होने के बाद इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ। तो आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना, और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों के वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।